प्रिय छात्रों, इसके पहले के लेक्चर में मैं कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में राजा की योग्यता के संदर्भ में विचार कर रहा था। कौटिल्य ने राजा की योग्यता को आत्मसंपद के नाम से संबोधित किया है। कौटिल्य ने आत्मसंपद के अंतर्गत राजा के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तथा बौद्धिक योग्यताओं और गुणों का वर्णन किया है, जो एक आदर्श राजा के लिए सर्वथा वांछनीय है। इसके साथ ही साथ कौटिल्य ने राज्य के उत्तराधिकार के संबंध में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। कौटिल्य ने यह मत व्यक्त किया है कि सामान्यतया शासन कार्य करने वाले राजा के ज्येष्ठ पुत्र को राजपद प्रदान किया जाना चाहिए, किंतु कौटिल्य ने यह माना है कि ज्येष्ठ पुत्र तभी राजपद का अधिकारी होगा जब वह राजोचित गुणों एवं योग्यताओं को धारण करता हो। इस दृष्टि से कौटिल्य ने राजकुमारों की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया है। माने राजकुमारों को कौटिल्य ने 3 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 बुद्धिमान, नंबर 2 आहार्य बुद्धि तथा नंबर 3 दुर्बुद्धि। कौटिल्य के अनुसार जो राजकुमार नित्य विपत्ति लाने का उपाय सोचता है और धर्म एवं अर्थ के विरुद्ध आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि कहलाता है। बुद्धिमान राजकुमार वह है जो धर्म और अर्थ के रहस्य को समझता है और उसको अपने आचरण में लागू करता है। आहार्य बुद्धि के अंतर्गत कौटिल्य ने उन राजकुमारों को रखा है जो धर्म और अर्थ के रहस्य को तो समझते हैं, किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं। तो कौटिल्य का यह मत था कि सर्वप्रथम राज्य का अधिकारी राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो बुद्धिमान होता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र बुद्धिमान नहीं है तो कौटिल्य ने उस राजकुमार को भी राजपद का अधिकारी माना है जो आहार्य बुद्धि है। किंतु कौटिल्य ने दुर्बुद्धि राजकुमार को राज प्रदान करने का निषेध करता है। कौटिल्य का मत था कि सर्वप्रथम राजा को यदि उसका ज्येष्ठ पुत्र योग्य है तो उसे राजपद प्रदान करना चाहिए। उसके अभाव में राजा के अन्य योग्य
राजकुमारों को यह अधिकार प्राप्त होता है। अगर यह भी स्थिति नहीं है, इसके अभाव में राजकुमार के योग्य पुत्र राजा की पुत्री के योग्य पुत्र को राजपद प्रदान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा भी न हो तो उन परिस्थितियों में राजकन्या या गर्भिणी राजमहिषी को राज्याधिकारी बताया गया है। और अगर ऐसी भी स्थिति राज्य में न हो तो उस स्थिति में कौटिल्य का यह मत था कि राजकुल के संरक्षण में राज्य का शासन होना चाहिए। किंतु कौटिल्य राजा के अकुलीन पुत्र को किसी भी स्थिति में राजपद का अधिकारी नहीं माना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कौटिल्य ने राजपद के संदर्भ में उत्तराधिकार के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसका स्वरूप अत्यंत व्यापक है और उसमें योग्यता और गुणों को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। कौटिल्य ने सप्तांग राज्य का जो वर्णन किया है उसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह मंत्रि परिषद है। कौटिल्य ने 3 दृष्टियों से मंत्रि परिषद की उपयोगिता को स्वीकार किया है। सर्वप्रथम कौटिल्य का यह मत था कि राजा को किसी भी कार्य का प्रारंभ उचित मंत्रणा से करना चाहिए। कौटिल्य मान्यता है कि राज्य में विविध प्रकार के कार्य होते हैं और एक राजा कितना भी कुशल हो वह विविध विषयों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। अतः राज्य कार्य को उचित तरीके से संचालित करने के लिए कौटिल्य ने राज्य में मंत्रि परिषद की आवश्यकता पर बल दिया है। दूसरा, कौटिल्य का यह मत है कि अमात्यगण राजा के ऊपर नियंत्रण का कार्य करते हैं, माने राजा को निरंकुश होने से रोकते हैं। कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमात्यगण कर्तव्य पालन में प्रमादी होने से राजा की रक्षा करते हैं। अमात्यगण समय विभाग रूपी चाबुक से राजा को प्रमादग्रस्त होने से बचाते हैं। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की तीसरी उपयोगिता को स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि अमात्यगण विपत्ति के समय राजा की रक्षा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कौटिल्य ने अपने विचारों में 3 दृष्टियों से मंत्रिपरिषद की आवश्यकता को स्वीकार किया है। और कौटिल्य ने राज्य की तुलना एक 2 पहिए वाली गाड़ी से किया है, जिसका एक चक्र राजा के रूप में और दूसरा अमात्य के रूप में होता है।
कौटिल्य ने मंत्रि परिषद के सदस्यों को अमात्य नाम से संबोधित किया है। इन अमात्यों में कुछ विशेष सदस्य भी होते हैं जिन्हें राजा को मंत्रणा देने का अधिकार दिया गया है। ये मंत्री कितने होने चाहिए, इस विषय पर कौटिल्य का मत था कि राजा को 3 या 4 मंत्रियों से मंत्रणा लेनी चाहिए। कौटिल्य आगे वर्णन करता है कि राजा को समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार अमात्य नियुक्त करना चाहिए। कौटिल्य का यह विचार था कि अमात्य परिषद की सदस्यता सबके लिए सुलभ नहीं होती है। इस दृष्टि से कौटिल्य ने मंत्रियों की विशेष योग्यताओं का उल्लेख किया है, जिन्हें अमात्य संपद के नाम से संबोधित किया गया है। कौटिल्य ने मंत्रि परिषद के सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: उत्तम, मध्यम और क्षुद्र। अर्थशास्त्र में मंत्रि परिषद के विषय में जो वर्णन मिलता है उससे ज्ञात होता है कि मंत्रि परिषद का एक अध्यक्ष होता था। सामान्यतया मंत्रि परिषद की बैठकें स्वतंत्र रूप से मंत्रि परिषद के अध्यक्ष के अधीन होती थी और मंत्रि परिषद का यह अध्यक्ष राजा नहीं होता था। मंत्रि परिषद के अध्यक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था और कौटिल्य ने मंत्रि परिषद के अध्यक्ष को 18 तीर्थों में स्थान प्रदान किया है। मंत्रि परिषद में जो निर्णय होते थे वे बहुमत के आधार पर होते थे। प्रत्येक मंत्री पृथक पृथक अपने विचारों को व्यक्त करता था और तदुपरांत बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य मंत्री और अमात्य पद में अंतर मानता है। इस बात की पुष्टि में कौटिल्य यह मत देता है कि अमात्योचित गुण देश काल को देखते हुए राजा किसी भी व्यक्ति को अमात्य पद पर नियुक्त कर सकता है, किंतु मंत्री पद पर सहसा किसी व्यक्ति की नियुक्ति न करे। ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य अमात्य और मंत्री के बीच भेद करता है। कौटिल्य का यह मत है कि राजा को 3 या 4 मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। वेतन की दृष्टि से कौटिल्य ने ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता और राज्य के मंत्रियों को एक ही श्रेणी में रखा है। कौटिल्य ने इन मंत्रियों के लिए वेतन का भी निर्धारण किया है और उसका यह मत था कि राज्य के किसी भी कर्मचारी को
भ्रष्टाचार से रोकने के लिए आवश्यक है कि उसे उतना वेतन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वह स्वयं अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस दृष्टि से कौटिल्य ने मंत्री के लिए 48 सहस्र वार्षिक वेतन निर्धारित किया है। किंतु कौटिल्य मंत्रि परिषद के विषय में मौन है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अमात्य परिषद में बहुत से सदस्य होते थे और कौटिल्य ने कहा भी है कि राजा को यथा समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अमात्य नियुक्त करना चाहिए। किंतु राजा के जो बिल्कुल समीप होते थे उनको कौटिल्य ने मंत्री की संज्ञा प्रदान की और इनकी संख्या 3 या 4 होनी चाहिए। राजा इन्हीं मंत्रियों से निरंतर परामर्श करता था। आज भी हम देखते हैं कि मंत्रि परिषद है जिसका स्वरूप बहुत बड़ा बृहद होता है और उसमें कैबिनेट है, तो जितने महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं। कौटिल्य ने इन मंत्रियों के लिए योग्यता पर बहुत बल दिया था और योग्यता ही नहीं, इन योग्यताओं की व्यवहारिक रूप से परीक्षा ली जानी चाहिए। इस दृष्टि से कौटिल्य ने उपधा परीक्षा पद्धति को उपधा के नाम से संबोधित किया है। ये विभिन्न प्रकार से परीक्षाएं होती थी, माने इनको भयोपधा, कामोपधा, अर्थोपधा जैसी श्रेणियों में बांटा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सम्यक परीक्षा लेने के उपरांत और उसमें खरा उतरने पर ही किसी व्यक्ति को मंत्री पद प्रदान किया जाता था। इस दृष्टि से कौटिल्य ने राज्य व्यवस्था के संचालन में मंत्रिपरिषद के महत्व को स्वीकार किया है। राज्य कार्य के संचालन की दृष्टि से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चर व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। कौटिल्य ने राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा रंजन माना है। राजा यह कार्य उचित तरीके से कैसे संपादित करेगा, इस दृष्टि से कौटिल्य ने चर व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया है। कौटिल्य का यह मत था कि राज्य के अंतर्गत हो रही गतिविधियों की सूचना यदि राजा को प्राप्त नहीं होती है तो राजा अपने कर्तव्य का उचित तरीके से निर्वहन नहीं कर पाएगा। इस दृष्टि से कौटिल्य ने चर व्यवस्था के संगठन और उसके संचालन की आवश्यकता तथा उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है। वर्तमान युग में भी राज्य के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा विदेश नीति के संचालन में भी जो गुप्तचर व्यवस्था है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसको स्वीकार किया गया है। तो कौटिल्य भी आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से राज्य कार्य के संचालन में चर व्यवस्था को
अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कौटिल्य ने इन चरों को 9 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है। कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद तथा सत्री। चरों के विविध कर्तव्यों एवं वेशभूषा के आधार पर उनके नाम को निर्धारित किया गया है। चरों की 9 श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी को कौटिल्य ने 2 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 अभ्यंतर चर, नंबर 2 बाह्य चर। चर संगठन का विशेष वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उपलब्ध नहीं है, किंतु कौटिल्य ने संकेत रूप में यह व्यवस्था दी है कि भिक्षुकी नाम का चर अपना विवरण संबंधित चर संस्था के पास पहुंचाता है। इससे यह लगता है कि चरों को अपना कार्य एक संस्था के अधीन करना पड़ता था। एक चर संस्था से जो सूचना प्राप्त होती है उसे दूसरी चर संस्था से गुप्त रखना चाहिए। चर संस्था के अध्यक्ष का यह कर्तव्य था कि वह इनसे प्राप्त विभिन्न सूचनाओं को एकत्र कर राजा के पास संप्रेषित करे। चरों द्वारा जो गुप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसका रहस्य दूसरे को पता न चले, इस दृष्टि से कौटिल्य ने सांकेतिक गुप्त लिपि का प्रयोग किए जाने पर बल दिया था। तात्पर्य है कि जो गुप्तचर थे वे अपनी सूचना सांकेतिक गुप्त लिपि में प्रेषित करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह साफ कहा गया है कि संस्था के अंतेवासी माने चर विशेष अपनी गुप्त लिपि में समाचार या सूचना भेजें। कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया है कि राजा को केवल एक चर के द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका यह मत था कि एक ही सूचना को 3 या 4 गुप्तचरों के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए और उसके उपरांत उस पर निर्णय लेना चाहिए। यदि एक चर बार बार राजा को असत्य सूचना देता है तो कौटिल्य ने उसे दंडित करने का भी विचार व्यक्त किया था। उसका यह मत था कि ऐसे गुप्तचर को राजा के द्वारा गुप्त रूप से दंडित किया जाना चाहिए।
अथवा उसे पदच्युत कर देना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कौटिल्य के अनुसार शासन व्यवस्था की उत्तमता चर व्यवस्था की उत्तमता पर निर्भर करती है। कौटिल्य का यह मत था कि मनुष्य का परम कर्तव्य स्वधर्म का पालन है। परंतु स्वधर्म पालन की योजना को कार्यान्वित करने के लिए न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। कौटिल्य ने व्यक्ति के कार्यों को या मनुष्य न्याय व्यवस्था के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया है। मनुष्य जीवन का वंश है, वह अंश जहां एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से पारस्परिक संपर्क होता है, इसे कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा प्रदान की है। माने एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के आचरण के कारण या संपर्क के कारण जो संघर्ष पैदा होता है, उसे कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा प्रदान की है। और मनुष्य के कार्यक्षेत्र का एक दूसरा भाग भी है, जहां वो राज्य के कर्मचारियों के संपर्क में आता है। व्यक्ति और राज्य के कर्मचारियों के द्वारा उत्पीड़न और शोषण के बहुत से कार्य होते हैं। इसलिए जनता को इस प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न से सुरक्षित रखने के लिए कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था की उपयोगिता को स्वीकार किया है। न्याय व्यवस्था के इस क्षेत्र को कौटिल्य ने कंटक शोधन के नाम से संबोधित किया है। कौटिल्य का यह मत था कि विवादग्रस्त विषयों पर निर्णय देने के लिए राज्य में विविध प्रकार के न्यायालय होने चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में विभिन्न प्रकार के न्यायालय होते थे, जिनका स्वरूप अपने में छोटा या बड़ा हो सकता है, और इन न्यायालयों में संग्रहण, द्रोणमुख तथा स्थानीय नाम के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। इन न्यायालयों में 3 धर्मस्थ माने न्यायाधीश और विवादों को सुनने एवं उस पर निर्णय देने के लिए उनकी नियुक्ति की जाती थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य के छोटे और बड़े विभिन्न नगरों में धर्मस्थ और अमात्य युक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु कौटिल्य ने व्यवस्था दी है। न्याय क्षेत्र में कौटिल्य ने मध्यस्थता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है। और कौटिल्य का यह विचार था कि
मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय समझा जाना चाहिए।